एहसास। माँ जी उठो, चाय बन गई है, चाय पी लो। ये सुनकर अचानक कावेरी जी की आंखें खुल गईं। सामने देखा तो उनकी सुमन बहू सुबह की चाय लिए खड़ी थी। रख दो, मुंह बनाते हुए कावेरी जी ने कहा। चाय रखकर सुमन चली गई। तभी चाय पीते हुए कावेरी जी सोचने लगी कि इन 50 सालों में कितना कुछ बदल गया है। कभी सुबह का समय मेरे लिए कितना बिजी होता था। हमारे समय में तो सुबह उठकर बुजुर्गों के पांव छुए जाते थे, मगर आजकल की बहुओं के पास तो समय ही नहीं होता। सास ससुर के पांव छूने के बाद ही मेरी दिनचर्या शुरू होती थी। अमन और रमन को स्कूल भेजना, प्रकाश के दफ्तर के लिए लंच तैयार करना, सास ससुर की असीमित मांगों को पूरा करना। कावेरी जी ये सब सोच ही रही थी कि तभी दादी दादी करते हुए कावेरी जी का पोता प्रशांत आया और उनसे कहने लगा, दादी कपड़े पहना दो, स्कूल जाना है। मम्मी नाश्ता बना रही हैं, जाओ छोटी मम्मी से पहन लो। वह बर्तन धो रही है, प्रशांत ने अपनी तोतली जुबान से बोल रहा था। तभी कावेरी जी बिस्तर से उठी और प्रशांत का हाथ पकड़े रसोई घर तक चली गई। ये क्या बहू, प्रशांत को कपड़े भी नहीं पहना सकती? सारे बर्तन अभी ही धोना जरूरी है क्या? मैं बिस्तर से उठी नहीं कि मुझे काम पकड़ा दिया। भुनभुनाते हुए कावेरी जी बाथरूम में घुस गईं। शाम को दफ्तर से आते ही अमन ने पूछा, क्या हुआ माँ, तुम तैयार नहीं हुई? तभी कावेरी जी ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग चले जाओ। क्या हुआ माँ, तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं? कहते हुए अमन अपनी माँ के माथे को छूकर देखने लगा। नहीं बेटा, मुझे बुखार नहीं है, बस यूं ही, बस थोड़ा सिर भारी हो गया है। तभी अमन ने अपनी सुमन पत्नी को आवाज लगाई, सुमन माँ को दवाई दे दो, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, फिर हम सब साथ चलेंगे अग्रवाल जी के यहाँ। हम सबको पार्टी में जाना है। माँ को तो उन्होंने विशेष जोर देकर बुलाया है। थोड़ी देर में रमन भी ऑफिस से आता ही होगा। तभी कावेरी जी फिर से कहा, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। बहुत घूम चुकी हूँ मैं, घूमने की इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है। तभी अमन ने कहा कि माँ, तो क्या हुआ, तुम अकेली रहोगी और फिर पार्टी जाना था तो फिर खाना भी नहीं बनाया? तभी कावेरी जी मुंह बनाते हुए बोली, मेरे खाने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात अकेले रहने की, तो तुम लोगों के साथ रहकर मैं अकेली ही रहती हूँ। कहकर कावेरी जी अपने कमरे में चली गई। अवाक सा अमन अपनी माँ को देखता ही रह गया और अपने कमरे में लौटकर उसने अपनी पत्नी सुमन से कहा कि सबको कह दो कि पार्टी में कोई नहीं जाएगा। सुमन कुछ नहीं बोली और कपड़े बदलकर रसोई घर में चली गई। छोटी बहू अनीता भी अपने कामों में लग गई। बच्चे उदास होकर सोने चले गए। पूरे घर में मातम सा छा गया। रमन जब घर लौटा तो उसकी पत्नी अनीता ने उसे सब कुछ बता दिया। अनीता की बात सुनकर रमन को गुस्सा आया और वह भी यह कहकर बाहर निकल गया कि रात को देर से लौटेगा। रात का सन्नाटा था, लगभग सभी सो चुके थे। अमन को नींद नहीं आ रही थी। आज तो वह बहुत उदास था, इसलिए नहीं कि आज वो पार्टी में नहीं गया, बल्कि माँ को लेकर बहुत दुखी था। तभी उसने बगल में सो रही सुमन को आवाज दी, सुमन। तो सुमन ने कहा, क्या है? सुमन, माँ को यह क्या हो गया है? तभी सुमन ने अनमने ढंग से कहा कि मैं क्या जानूं, तुम्हारी माँ है, तुम ही पूछ लो। तभी अमन ने कहा, क्यों, वो तुम्हारी माँ नहीं है क्या? तो सुमन ने कहा कि उन्होंने मुझे कभी बेटी समझा ही नहीं, तो फिर वह मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैं तो सिर्फ उनकी बहू हूँ, बिना हाड़ मांस की, बिल्कुल मशीनों की तरह उनकी मांगों को पूरा करने वाली। ऐसा मत कहो सुमन, पहले वो ऐसी नहीं थी, अमन ने सुमन को समझाते हुए कहा। तभी सुमन बोली, पता नहीं, मैंने जब से इस घर में कदम रखा है तब से वह ऐसी ही है। जरूर हमारी सेवा में ही कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी। तो अमन ने कहा, नहीं सुमन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों माँ दिन ब दिन अपने आप में ही सिमटी जा रही है। ना तो किसी से कुछ कहती है और ना ही अपने मन की बात किसी को बताती है। तभी सुमन ने थोड़ा गुस्से में कहा कि हाँ, लेकिन सभी की बातों में दखल अंदाजी जरूर करती हैं। जरा सी गलती हुई नहीं कि व्यंग करना और मेरे पूरे खानदान को ताने कसने में नहीं चूकती। कितनी देर रहते हो तुम घर में? तुम जब भी आते हो तो मुंह बनाकर बैठ जाती हैं। सुमन की बात सुनकर अमन को भी गुस्सा आ गया और उसने सुमन से कहा, बस करो सुमन, आखिर वो इस घर में सबसे बड़ी हैं। अगर वो हमारी गलतियों पर उंगली उठाती हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मुझे सोने दो अमन, मुझे सुबह अंधेरे में ही उठना पड़ता है। तुम लोगों का क्या, तुम तो आराम से 8 बजे तक उठते हो। कहते हुए सुमन ने करवट बदल ली। लेकिन अमन की आंखों में नींद नहीं थी। ना जाने क्यों बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें उमड़ घुमड़ कर उनके सामने आ रही थी। बचपन से ही अमन और रमन के स्वभाव में अंतर था। अमन के जीवन में माँ ही सब कुछ थी,
अमन अपनी माँ की हर गलत को या सही सही बातों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेता था। ऐसी कोई बात नहीं करता था जिससे उनकी माँ को ठेस पहुंचे, चाहे इसके लिए उसे अपनी इच्छाओं और खुशियों को ही क्यों न त्यागना पड़े। शादी के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके लिए सबसे पहले माँ थी और बाद में पत्नी। रमन भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। माँ आम माँओं से उसे अपनी माँ सबसे अलग लगती थी, लेकिन वो अपनी माँ का अंधभक्त नहीं था। माँ की गलत बातों को वो बचपन से ही विरोध करता था। उसके लिए गलत बात गलत थी और सही बात सही थी। चाहे उसे किसी ने भी किया हो, उसके लिए माँ का स्थान अलग था और पत्नी का अलग। माँ और भाइयों के बीच पली बड़ी प्राची घर के सुख दुख से अलग थी। कम उम्र में ही अमन को नौकरी मिलने के कारण उसने प्राची को किसी बात का अभाव नहीं होने दिया। कावेरी जी अब अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन अपने जीवन के इस मोड़ पर आकर वो बहुत बदल चुकी थी। कभी ममता और वात्सल्य से भरी कावेरी जी आज कठोर सास बन चुकी थी। वह शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से बहुओं को प्रताड़ित करती थी। हर समय घूरते रहना और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें करना उनकी आदत बन चुकी थी। जब से उनकी बेटी प्राची विदा हुई, तब से ही उन्होंने रसोई घर की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। कावेरी जी इस मामले में बहुत भाग्यशाली थी कि सुमन और अनीता ने कभी उनके सामने जुबान नहीं खोली, और इसी बात का कावेरी जी को घमंड था कि वे सब लोग मेरे इशारे पे चलते हैं। आज रविवार का दिन था, सभी की छुट्टी थी, तो अमन ने अपनी माँ को आवाज लगाई कि माँ जल्दी खाओ, खाना टेबल पर लग चुका है। तभी कराहती हुई कावेरी जी धीरे से आकर कुर्सी पर बैठ गई और फिर सब लोगों ने खाना शुरू किया। कि तभी रमन ने देखा कि माँ खाना नहीं खा रही हैं, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही? आज तो खाना बहुत टेस्टी बना है। तो कावेरी जी मुंह बनाते हुए बोली, क्या खाऊं बेटा, सब्जी में नमक इतना ज्यादा है कि खाया नहीं जा रहा। तभी अमन ने कहा कि जाओ सुमन, माँ के लिए कोई दूसरी सब्जी बना के लाओ। सुमन ने कुछ नहीं कहा और वहां से उठकर दूसरी सब्जी बनाने चल दी। ये देखकर कावेरी जी के छोटे बेटे रमन से रहा नहीं गया और उसने नाराज होते हुए कहा, ये क्या बात हुई भैया, भाभी को खाने के बीच से ही क्यों उठा दिया? सब्जी में नमक हमको तो ज्यादा नहीं लग रहा, फिर माँ को कैसे लग रहा है? अब कुछ भी नहीं बनेगा, इतना सारा खाना है, माँ कुछ भी खा लेंगी, कहकर रमन ने भाभी का हाथ पकड़कर बैठा लिया। तभी अमन ने कहा, रमन जिद मत करो, सुमन को जाने दो। नहीं भैया, भाभी नहीं जाएगी। और फिर रमन ने अपनी माँ की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्यों माँ, सबकी खुशी के लिए एक दिन भी तुम सुख से खाना नहीं खा सकती? भाभी कभी कुछ कहती नहीं, हमेशा चुप रहती है। उनकी भावनाओं की कभी तो परवाह करो, सभी की मांगों को वो पूरा करती हैं। उनकी क्या मांग है, कभी किसी ने पूछा है? तुमने देखा, मेरी जरा सी तारीफ से भाभी का मुरझाया हुआ चेहरा कैसा खिल गया, और आप उनकी तारीफ करने के बजाय उन्हें गलत साबित कर रही हैं। यह सुनकर अमन गुस्से से बोला, रमन, तुम्हें माँ को भावनाओं और जज्बातों के बारे में समझने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत दुनिया देख चुकी हैं। कावेरी जी जो अब तक चुप थी, ये सब देखकर बोली, तुम लोगों को मेरे कारण बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इस घर में झगड़े की जड़ तो मैं ही हूँ। आज तक मैंने तुम लोगों को कभी कुछ नहीं कहा, आज से अपने खाने के बारे में मैं ही कुछ नहीं कहूंगी। कहती हुई कावेरी जी खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई। जरा सी बात का तुम लोगों ने बतंगड़ बना दिया। अपने पति को संबोधित करती हुई सुमन बोली, रमन, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुमन अगर सब्जी बना देती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता? भाभी से अगर इतना ही स्नेह है तो अपनी पत्नी अनीता से क्यों नहीं बनवा लिया? अमन ने व्यंग से कहा, आप बात नहीं समझ रहे भैया, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, लेकिन हर समय टेंशन में रहना और हर बात बात पर मीन मेख निकालना माँ की आदत बन गई है। और भैया, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अनीता की बनाई हुई सब्जी माँ को अच्छी ही लगती। इंसान का मन अच्छा नहीं हो तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भले ही उसे किसी ने भी बनाया हो। भैया, सहज भाव से रमन ने कहा। तभी अमन गुस्सा हो गया और बोला, छोटे, तुम्हें माँ अच्छी नहीं लगती तो ठीक है, मैं माँ को लेकर कहीं चला जाता हूँ। ये क्या कह रहे हो भैया, आप होश में तो हो? मैं पूरे होशो हवाश में हूँ। पांव पटकते हुए अमन बाहर निकल गया और खाना वैसे ही पड़ा रहा। किसी ने कुछ नहीं खाया। आज इस बात को 2 सप्ताह बीत चुके थे। उस दिन के बाद से दोनों भाइयों के बीच बातचीत बहुत कम हो गई थी। आज सुबह जब कावेरी जी के फोन की घंटी बजी तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी प्राची का फोन था। उसने कहा कि माँ, मैं 2 दिन बाद मायके आ रही हूँ।
अपनी बेटी की बात सुनते ही कावेरी जी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वह मनी मन खुश हो गई और सोचने लगी कि एक वही तो है इस पूरी दुनिया में जिसके साथ मैं अपने दुख सुख बांट सकती हूँ। इस पराये माहौल से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। तभी प्रशांत ने पूछा, दादी किसका फोन है? अरे बेटा, तेरी बुआ आ रही है, कावेरी जी ने प्रशांत को प्यार से थपथपाते हुए कहा। तभी प्रशांत भी हक्का बक्का रह गया कि दादी तो हमें कभी इतने प्यार से नहीं बोलती, आज इतनी खुश कैसे हो गई। और दौड़कर अपनी मम्मी के पास गया और बताया कि मम्मी आज बुआ आ रही है। घर में सभी खुश थे लेकिन किसी ने कहा कुछ नहीं। माहौल वैसे ही बना रहा। शाम को सब लोग चुपचाप बैठे टीवी देख रहे थे कि तभी कावेरी जी ने आवाज दी, सुमन बहू। तो सुमन को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कितने दिनों बाद उसे अपनी सासू माँ की उत्साह भरी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत कावेरी जी के पास आकर बोली, हाँ बोलिए माँ जी। तो कावेरी जी ने कहा, बहू घर में घी है क्या? प्राची को गुजिया बहुत पसंद है, सोच रही हूँ कि हम सब मिलकर बना लेते हैं। माँ के इस रूप को देखकर सभी हैरान थे। अगले दिन प्राची भी मायके आ गई थी। घर का पूरा माहौल ही बदल गया था। कावेरी जी पूरे दिन अपनी बेटी प्राची और उसके बच्चों में ही बिजी रहती। प्राची को आए 15 दिन बीत चुके थे। प्राची ने भी अपनी माँ में आए हुए बदलाव को देख लिया था कि माँ पहले तो अमन और रमन जब ऑफिस से आते थे तो उनके पास दौड़कर जाती थी और अब उन्हें अपने बेटों की कोई फिक्र ही नहीं। यह देखकर प्राची ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, अपने भैया के आते ही उनका हालचाल क्यों नहीं पूछा? तभी कावेरी जी ने कहा कि अब तो बेटों को अपना संसार है, उन्हें किसी के लिए फुर्सत नहीं है। मैं तो इस बार आपके साथ ही चलूंगी बेटी। प्राची अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुखी थी और मन ही मन सोचने लगी कि माँ अगर एक बार मेरे साथ चली गई तो फिर वापस आने के बाद भाई भाभीियों का जीना और भी ज्यादा हराम कर देगी। प्राची के जाने के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, प्राची की चिंता बढ़ती जा रही थी। शाम को प्राची और कावेरी जी दोनों माँ बेटी बैठी ही थी कि तभी सुमन चाय लेकर आई। चाय देखकर सुमन वापस जा ही रही थी कि तभी प्राची ने रोक लिया। आप भी बैठिए ना भाभी हमारे साथ। मगर कावेरी जी ने मुंह बना लिया। सुमन को पता चल गया कि माँ जी को मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा, इसलिए बच्चों का बहाना लेकर वहां से उठकर चली गई। तभी एक लंबी सांस खींचते हुए प्राची ने कहा, कितनी अजीब बात है माँ, तुमने कभी भाभी में ये महसूस किया कि वो 5 सालों में कितनी बूढ़ी दिखने लगी हैं? मतलब हाँ माँ, मुझे आए हुए 3 सप्ताह बीत चुके हैं लेकिन कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आया, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम बहुत बदल गई हो माँ। तुम्हें इस बात का एहसास भी है? तुम्हारे जैसे बेटे बहू बहुत कम लोगों के पास हैं। बहुएं तुम्हारे इशारों पर नाचती हैं, उनकी तुम्हारे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। तुम कितनी सुखी हो माँ, इस बात का तुम्हें एहसास भी नहीं है। नहीं बेटी, तुम नहीं जानती, यह जो भी करते हैं अपना फर्ज समझकर करते हैं। किसी को मुझसे प्यार नहीं है, सभी की आंखों में परायापन छलकता है। कावेरी जी उदास होते हुए बोली, एक बात बताओ माँ, इन 5 सालों में तुम्हें मन में एक बार भी भाभी के प्रति बेटी का भाव जगा? तुमने कितनी बार भाभी को प्यार से बेटी कहकर उनके सिर को सहलाया है? कभी उनकी इच्छाओं को जानने की कोशिश की है, उनकी भावना को समझा है? फिर तुम उनसे कैसे ये उम्मीद कर सकती हो कि वो तुम्हें माँ समझे और उनके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम हो? प्राची ने समझाते हुए कहा। तभी कावेरी जी को हैरान देखकर प्राची को देखने लगी। प्राची बोलती रही, इन बहुओं के प्रति तुम्हारे मन में इतने आक्रोश की भावना है कि अपने बेटों को भी तुम्हें उन्हीं से जोड़कर देखने लगी हो। माँ, तुमने सारा जीवन संघर्ष और कष्ट में बिताया, आखिर किसके लिए? सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारे बच्चों का संसार बस जाए, उनकी भी अपनी एक दुनिया हो। आज जब वो अपने संसार में रम गए हैं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तभी कावेरी जी ने कहा, बेटी मेरी भावना को समझो। सारा जीवन मैंने अपने आप को भूलकर तुम लोगों का मुंह देखकर ही बिता दिया। मैंने फर्ज के साथ साथ उस दोहरे फर्ज को भी निभाया है जो तुम्हारे पिता को करना चाहिए था। इतना सब करने के बाद अगर अपने बच्चों में से थोड़ी सी उम्मीद कर लेती हूँ तो क्या यह मेरा हक नहीं बनता? तुम्हारी बात एक हद तक ठीक है माँ, फिर भी एक बार तुम अपनी आत्मा से पूछ कर देखो कि संघर्ष के दिनों में जिस जीवन को तुमने गवा दिया, क्या उस जीवन को अपने बेटों में से तुम वापस नहीं मांग रही हो? तुम्हारा इस तरह के अकेलेपन का भाव इस घर को अपना घर नहीं समझना, और जो भी हो तुम्हारी मर्जी से हो। यह सब क्या है माँ? अपने बच्चों के लिए तुमने जो किया उसे तुम अब इस तरह वापस मांग रही हो? पहले तुम दुख में जीती थी, आज तुम अपने बच्चों के दुख में देखना चाहती हो। अरे कोई माँ प्रसव के समय
हुई वेदना को अपने बच्चों से कभी वापस मांगती है क्या? प्राची उत्तेजित होकर बोली। तो इस बात पर कावेरी जी रोने लगी, पर प्राची नहीं पिघली। माँ, जब तुम अपनी बहू को, जो तुम्हारे हर सुख दुख का हिस्सा है, उसे अपनी बेटी नहीं मान सकी, तो फिर अपने दामाद को तुम अपना बेटा कैसे मान सकती हो, जो कभी तुम्हारे पास एक घंटा भी नहीं रहा? आज अगर मैं कहूँ कि हमेशा के लिए मेरे साथ चलकर रहो, तो असलियत यही है माँ कि तुम वहाँ भी नहीं रह पाओगी। तुम्हारा मेरे साथ चलने के लिए मना नहीं है माँ, मेरा भी बहुत मन करता है कि तुम मेरे पास आकर रहो, लेकिन इस घर को ये एहसास कराकर जाना कि तुम इन लोगों से ऊपर जा रही हो, यह मुझे ठीक नहीं लगा माँ। वो भी मेरे भाई हैं और तुम्हारे साथ साथ उनके सुख दुख की भी मुझे परवाह है। अमन भैया तुम्हें बहुत मानते हैं, उनकी आत्मा तुम में बसती है, वह तुम्हारे लिए पूरे परिवार को ठुकरा देंगे। ठीक इसके विपरीत रमन भैया किसी एक के लिए पूरे परिवार को बिखरने नहीं देंगे। वह एक तुम ही हो सकती हो या सुमन भाभी भी हो सकती है। ऐसे में तुम अपने दोनों बेटों को कितना बड़ा घाव देकर जाओगी, क्या इसका एहसास है तुम्हें? यह घर तुम्हारा है माँ, और घर में जितने लोग हैं सभी तुम्हारे हैं, तुम्हारे खून से सींचे हुए हैं। ऐसे में अपने आप को तुमने इस घर से अलग कैसे रखा माँ? प्राची ने समझाते हुए कहा। तभी कावेरी जी उठी और कमरे से बाहर की तरफ चल दी। तो प्राची ने कहा, मैं जानती हूँ माँ, तुम मेरी बात का उल्टा मतलब निकालोगी और आज से मुझे भी पराया समझोगी। कावेरी जी को इस तरह जाते हुए देखकर प्राची ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। उस दिन कावेरी जी किसी से कुछ भी नहीं बोली। दूसरे दिन शाम को सब लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठे थे। तभी रमन ने कहा कि माँ, तुमने अपना सामान पैक कर लिया या मैं कर दूं? दीदी के वहाँ ठंड बहुत होगी, अपना ख्याल रखना वरना बीमार पड़ जाओगी। और हाँ, सप्ताह में 2 बार फ़ोन ज़रूर करना, नहीं तो हमें चिंता लगी रहेगी। लेकिन मैं जा कहाँ रही हूँ? कावेरी जी के इस कथन ने सभी को चौंका दिया। तभी प्राची ने कहा, क्या माँ? हाँ बेटी, तुम्हारी बातों ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। ये सच है कि कोई इंसान जब किसी पेड़ पर उल्टा लटक जाए तो उसे पूरी दुनिया उल्टी ही नजर आती है। मैं तुम्हारे पास आऊंगी जरूर, लेकिन अभी नहीं, बच्चों की छुट्टियों में हम सब एक साथ आएंगे। कावेरी जी की बात सुनकर बेटे और बहू और बेटी प्राची सब एक साथ उनके गले से लग गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।